पृथ्वी अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अर्थ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अक्षांश रेखाएं विषुवत या भूमध्य रेखा इक्वेटर। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इक्वेटर के उत्तर दक्षिण में एक यामोत्तर मेरिडियन पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इसकी लंबाई घटती जाती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, जो पृथ्वी के दो गोलार्धों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है या करती है। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 4045 किलोमीटर है। 40,045 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। भूमध्य रेखा पर कोई शीत ऋतु नहीं होती है। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। ये 13 देश में हैं कुछ: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, कांगो गणराज्य। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य तथा मकर रेखा गुजरती हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव गोलार्धों में अक्षांश 0 से 90 तक पाया जाता है। विषुवत रेखा को लेकर कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 या 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तथा 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव वृत्त आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है। इसके कारण इस तिथि को कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत समर ऑफ सोलिस्टिस कहते हैं। कर्क रेखा हवाई द्वीप, बहामास, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन और ताइवान से होकर गुजरती है। अब है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दक्षिणी गोलार्ध में 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तथा 66 डिग्री 30 मिनट अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा जाता है।
को दक्षिणी ध्रुव व्रत, सब एंटार्कटिक कहा जाता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर 21 और 22 दिसंबर को लंबवत चमकती हैं और जिस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को शीत अयनांत यानी विंटर सोलेस्टिस कहा जाता है। मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोगो, फ्रेंच पोलिनेशिया से होकर गुजरती है। मकर रेखा और कर्क रेखा के मध्य 47 डिग्री का अंतर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तथा इसके कारण पूरी पृथ्वी पर इस दिन और रात की अवधि बराबर होती है। इस स्थिति को विषुवत या इक्विनॉक्स कहा जाता है। कर्क जो है संक्रांति, समर सोलिस्टिस 20 और 21 जून के समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रातें होती हैं। मकर रेखा विंटर सोलिस्टिस 21 और 22 दिसंबर के समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं, जबकि इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रातें होती हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा एवं 0 देशांतर रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा का मिलन अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी से होता है, जो अटलांटिक महासागर में स्थित है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हमेशा लगभग 111 किलोमीटर होती है। ये है कर्क रेखा से गुजरने वाले देश। और यहाँ देखते हैं पहले मकर रेखा पर। मकर रेखा में यहाँ पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, नामीबिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका गुजरते हैं और ऑस्ट्रेलिया इससे होकर गुजरता है। देशांतर रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। उन्हें मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड अथवा लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। सभी देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा जितनी लंबी होती है तथा बृहद वृत्त ग्रेट सर्कल कहलाती हैं। जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है उसे प्रधान मध्य रेखा या 0 डिग्री कहते हैं। इंग्लैंड के लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच रेखा का नाम दिया गया है। प्रधान मध्याह्न को 0 डिग्री मानकर उसके पूर्व तथा पश्चिम में 180 देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। इस प्रकार पूर्ण गोलाकार पृथ्वी पर 360 रेखाएं जो है देशांतर रेखाएं हैं। प्रधान मध्याह्न 0 डिग्री के पूर्व में खींची गई देशांतर रेखा को पूर्वी देशांतर तथा पश्चिम में खींची गई देशांतर रेखा को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। 180
डिग्री पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही जो प्रधान मध्याह्न रेखा के विपरीत दिशा में होती है, विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होती जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 पश्चिमी देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। ग्रीनविच के पूर्व में समय की गणना करते हुए 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 12 घंटे आगे होता है, जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय 12 घंटे पीछे होता है। देशांतर तथा समय का संबंध पृथ्वी के अक्ष पर उसके घूर्णन के कारण है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर अर्थात 360 डिग्री घूम जाती है। यदि दो स्थान एक दूसरे के 15 डिग्री पूर्व और 15 डिग्री पश्चिम में हो तो उनके समय में 1 घंटे का अंतर होगा, और जिन स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर है उनके समय में 4 मिनट का अंतर होगा। उदाहरण के लिए, यदि प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री पर जब सुबह के 10 बजेंगे तो उसी समय 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा सुबह के 11 बजेंगी और 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह के 9 बज रहे होंगे। क्योंकि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए 15 देशांतर को पार करने में 15 गुणा 4 यानी 15 चौक 60 मिनट यानी 1 घंटा का अंतर होगा। प्रधान मध्याह्न रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय। विश्व के 360 देशांतर को 24 टाइम दोनों में 15-15 देशांतर अंतराल पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक टाइम जोन में 1 घंटे का तथा एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। प्रधान मध्याह्न रेखा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, गाना, अंटार्कटिका से गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तथा GMT के मध्य 30 या फिर 5.5 घंटे का अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर एवं भारत का मानक समय 82.5 के बीच और 97 देशांतर का अंतर है। बेरिंग जलडमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रधान महासागर से गुजरती है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर न्यूनतम दूरी होती है। नोट: पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। प्रश्न: यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच के समय अंतराल क्या होगा? व्याख्या: 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 60 देशांतर का गुणा होगा तो 360 मिनट यानी 6 घंटे। जब ग्रीनविच के में मध्याह्न है और एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है तो उस जगह यामोत्तर अवस्थिति क्या होगी? 1 घंटा बराबर 60 मिनट होते हैं, 5 घंटे बराबर 300 मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में 4 मिनट का अंतर होता है। 300 मिनट में
75 डिग्री का अंतर होगा, चूँकि यह स्थान ग्रीनिच रेखा के पूर्व में है अतः वह 75 डिग्री पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है चट्टानें, ज्वालामुखी, भूकंप। चट्टानें, रॉक्स। चट्टानों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। सेलों के विज्ञान को प्रोटोलॉजी कहा जाता है। निर्माण पद्धति के आधार पर चट्टानों को 3 समूह में विभाजित किया गया है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित या अथवा कार्यांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स। आग्नेय चट्टानें यानी इग्नियस रॉक्स का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में के मैग्मा एवं लावा से होता है। यह रेशेदार होती हैं, इनमें परतें और जीवाश्म में नहीं पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टानें अम्लीय होती हैं और इनका संबंध ज्वालामुखी इत्यादि से होता है। यह क्रिस्टलीय अथवा अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती हैं। इसे प्राथमिक शैलें भी कहा जाता है। उदाहरण के रूप में ग्रेनाइट, ग्रेवो, बेसाल्ट, पैगमेटाइट और टफ। अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। अवसादी का निर्माण अनाच्छादन जैसे अपरदन, संवहन, निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा बनता है। अवसादी चट्टान परतदार होती हैं और इसमें जीवाश्म पाया जाता है। अवसादी चट्टानों जीवाश्म ईंधन का प्रमुख स्रोत है। उदाहरण के रूप में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल, लोयल, कांग्लोमेरेट, सिलिका, मृत्तिका, खड़िया, कोयला, हैलाइट, पोटाश इत्यादि। अत्यधिक ताप और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानें कार्यांतित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरित से बने सेलों का उदाहरण ग्रेनाइट, नीस, एम्फीपोलाइट, बेसाल्ट। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी सेलों के उदाहरण सेल, स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर से बनती हैं। रॉक, चौक और डोलामाइट में संगमरमर पाया जाता है। बलुआ पत्थर में क्वार्टाजाइट पाया जाता है। कांग्लोमेरेट में क्वार्टाजाइट पाया जाता है। रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बने सेलों के उदाहरण स्लेट से पाया जाता है फाइलाइट, ग्रेवो में सरपेंट। स्लेट से फाइलाइट बनता है, फाइलाइट से सिस्ट बनता है और ग्रेवो से सरपेंटाइट बनता है। ज्वालामुखी या वोल्केनो। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में प्रायः जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। जलवाष्प के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य रूप से उत्सर्जित होती है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब यह मैग्मा धरातल पर विस्तृत होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। धरातल पर लावा होने के बाद आग्नेय चट्टानों का रूप धारण करता है। सिलिका की उपस्थिति के आधार पर लावा 2 प्रकार का होता है: एसिडिक लावा जिसमें सिलिका की मात्रा अत्यधिक होती है। यह गाढ़ा चिपचिपा होता है, इसके कारण ज्वालामुखी विस्फोट तीव्र होता है और ज्वालामुखी शंक्वाकार पर्वत का निर्माण होता है। बेसिक लावा जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, इसके कारण विस्फोट कम होता है और ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है।
क्रेटर ज्वालामुखी शंकु के ऊपर सामान्यतः मिलने वाला कीपाकार आकृति है, जिसमें जलभराव के कारण क्रेटर झील का निर्माण होता है। उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र का लोनार झील क्रेटर का उदाहरण है। कैल्डेरा क्रेटर का अत्यधिक विस्तृत रूप है। गीजर गर्म जल के ऐसे स्रोत जिनसे समय समय पर जल की फुहारें निकलती हैं, जैसे अमेरिका का येनो नेशनल पार्क में स्थित फेथफुल गीजर, अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआंों की घाटी कहा जाता है। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो। इस प्रकार के ज्वालामुखी से प्रायः विस्फोट उद्भेदन होता ही रहता है। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका का किलायू ज्वालामुखी है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप मोना लोआ है। स्ट्रॉम वैली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ओजस डेल सलाडो चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित विश्व की सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी है। जापान का फ्यूजियामा और भारत में अंडमान और निकोबार के पैरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट वोल्केनो। इस प्रकार की ज्वालामुखी में लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ होता है, किंतु विस्फोट की संभावना बनी रहती है। उदाहरण के रूप में इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सेंट हेलेंस ज्वालामुखी। मृत यानी एक्सटिंक्ट वोल्केनो। इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट प्रायः बंद हो जाते हैं और भविष्य में किसी प्रकार के विस्फोट की संभावना नहीं होती है। उदाहरण के रूप में अफ्रीका का किलिमंजारो, इक्वेडर का चिम्बोराजो, म्यांमार का पोपा, ईरान का दामबंद और पाकिस्तान का कोह सुल्तान इत्यादि। नाम और देश। ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली में पाया जाता है। एकांकागुआ ये अर्जेंटीना में है। सबनकाया ये पेरू में है। माउंट सेंट हेलेंस ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट रेनियर ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट शास्ता, माउंट हुड संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्राकाटाओ इंडोनेशिया में है। माउंट कैलीमुटू इंडोनेशिया में है। सोमेरू इंडोनेशिया में है। मेरापी ये भी इंडोनेशिया में है। किनाबालू ये मलेशिया में है। अल बुर्ज ये ईरान में है। और देमबंद ये ईरान में है। माउंट एटना ये एक्टिव है, सक्रिय है। यह सिसिली द्वीप इटली में है। वेसुवियस यह इटली नेपल्स की खाड़ी में है। स्ट्रोम्बोली ये एक्टिव है जो लेपारी द्वीप समूह इटली में है। कटमई ये अलास्का में पाया जाता है। टकाना ये ग्वाटेमाला मैक्सिको में पाया जाता है। कोलिमा मैक्सिको में पाया जाता है। माउंट ताल ये फिलीपींस में पाया जाता है। माउंट पिनाटुबो ये फिलीपींस में है। मेयोन ये भी फिलीपींस में है। मोना लाओ ये हवाई द्वीप में पाया जाता है। किलायू ये भी हवाई द्वीप में है। कोटापैक्सी इक्वेडोर में। चिम्बोराजो इक्वेडोर में। फ्यूजियामा जापान में है। किलिमंजारो तंजानिया में। माउंट पोपा म्यांमार में। माउंट इरोबिस अंटार्कटिका में है।
बैरन आइलैंड में अंडमान एवं निकोबार में है। बैरन जो है और नारकोनम भी अंडमान एवं निकोबार में है। भूकंप अर्थक्वेक, जिन स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहा जाता है। भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप मूल के समीपतम होता है उसे अधिकेंद्र या इपी सेंटर कहलाता है। दशाओं के आधार पर भूकंपीय तरंगों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक तरंगें, प्राइमरी वेव, यह ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य तरंगें यानी लॉन्गिट्यूड वेव होती हैं। यह तरंगें सबसे अधिक तीव्र होती हैं। इन तरंगों की गति सबसे अधिक होती है अतः यह सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं। यह गैस, तरल, ठोस 3 प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। द्वितीयक अथवा गौण तरंगें, सेकेंडरी वेव्स, यह प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगें हैं। द्वितीयक या गौण तरंगें यह प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। यह तरंगें प्राथमिक तरंगों के बाद प्रकट होती हैं। यह तरंगें तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती हैं। धरातलीय तरंगें, इन तरंगों का वेग सबसे कम लेकिन प्रभाव सबसे अधिक विनाशकारी होता है। भूकंप की तीव्रता का रिएक्टर स्केल से माप किया जाता है। सिस्मोमीटर से भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप के कारण सागर तट की ओर आने वाली तरंगों को सुनामी कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप ज्वालामुखी से प्रकट मुख्य क्षेत्र है। रिंग ऑफ फायर अभिसारी प्लेट सीमांत कन्वर्टिंग प्लेट बाउंड्री पर स्थित, इसमें लगभग विश्व की 90% भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप प्रभावित है। इसका प्रमुख कारण प्लेटों के सीमांत पर इसकी अवस्थिति है। यह क्षेत्र भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के अभिसरण क्षेत्र में स्थित है। भारत का भूकंप क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसका विस्तार केप वर्डे से अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर को पार कर अल्प्स, कॉकेकस और हिमालय जैसी नवीन पर्वत श्रेणियों तक है।